हाँ, चलो भैया आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब अगला सवाल लिखो। अगला सवाल लिखो, उसी में पहले तो एक हेडिंग डालो। जो क्वेश्चन हो गया था ना 9.65 एम्पियर, ये वाला सवाल हो गया था ना, जिसमें आंसर आया था 10.8 ग्राम। अब उसी में नई हेडिंग डालो, मतलब ये आप फैराडे के फर्स्ट लॉ के अंदर ही हेडिंग है ना। अच्छा बताओ बेटा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के हम लोगों ने कितने फार्मूले सीखे हैं? 5। पहला फार्मूला कौन सा है? एन इंटू मोल, यानी एन फैक्टर इंटू मोल। अच्छा, दूसरा कौन सा है? एनवी लीटर, वॉल्यूम को किस में रखना? लीटर में। अच्छा, तीसरा बताओ बेटा, वेट अपान इक्विवेलेंट वेट। चौथा बताओ वी अपान वीई। अच्छा, पांचवा बताओ क्यू बाई एफ। ये सब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है ना। इतने फार्मूले क्या हैं? ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के हैं। अब इसको एक जगह तो लिख ही लिया होगा ना बेटा। ये सब क्या है, काहे के फार्मूले हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। हाँ हाँ, माहौल बना रहे हो, चलेगा। एक हेडिंग डालो, इसी में लिखो फैराडे फर्स्ट लॉ। लिखो बेटा, फैराडे फर्स्ट लॉ फॉर कैलकुलेशन ऑफ, फैराडे फर्स्ट लॉ फॉर कैलकुलेशन ऑफ, फैराडे फर्स्ट लॉ फॉर कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एस टी पी। छूटा तो नहीं तुम्हारा कुछ? एट एस टी पी। लीड सही हो गई है हमें लग रहा है। चलेगा, आगे लिखो। फार्मूला इसका लिखो, फार्मूला लिखो बेटा। क्या लिखोगे? लिखना v अपान वीई इक्वल टू, क्या लिखोगे? जेड। अच्छा, इसको लिख लो E बाई एफ, नहीं Q बाई एफ लिखो। क्या लिखोगे? Q बाई एफ। अच्छा, ये फार्मूला ऊपर वाला ही फार्मूला है। W बाई ई इक्वल टू हमने Q बाई एफ लिखा था। अब हम क्या E बाई W बाई ई की जगह V बाई वी नहीं लिख सकते हैं? है ना। तो आप देखो, ये नया फार्मूला आ गया है, इसको लिख लो बेटा। इस हेडिंग के नीचे जो अभी हेडिंग लिखवाई उसका फार्मूला ये है। अच्छा, ये फार्मूला कहां लगाएंगे? एसटीपी पे। आपको हमने पढ़ाया होगा नंबर ऑफ मोल निकालने का फार्मूला, है ना। देखो, नंबर ऑफ मोल निकालने का फार्मूला हमने पढ़ाया होगा V अपान वीएम, है ना। अरे, हमने V अपान वीएम का मतलब क्या था? या तो 22.4 लीटर लिया होगा, है ना, और या तो हमने 22,400 ml लिया होगा। यदि ये वॉल्यूम आपको क्वेश्चन में ml में दिया जाए तो ये रख लो, ये लीटर में दिया जाए तो ये रख लो। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फार्मूला क्या है? V अपान वीई। इन दोनों फार्मूलों को एक जगह रख लो तो थोड़ा सा याद रहेगा। V अपान वीएम ये नंबर ऑफ मोल बताता है, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट V अपान वीई बताता है। तुम लोग ताज्जुब से क्या देख रहे हो? भूल गए हो क्या है चैप्टर? तो फिर दोनों फार्मूले एक जगह ऐसे लिखे हैं, है ना, क्योंकि अब रिकवरी संभव है नहीं। क्लियर है? हाँ, एक हम केमिकल बॉन्डिंग करा के 3 बार समझ चुके हैं, ठीक है। अब किसी चैप्टर की रिकवरी नहीं हो सकती। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट और नंबर ऑफ मोल, देखो दोनों फार्मूले है ना। अच्छा, इसी को हम बोलते हैं मोलर वॉल्यूम, और इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट वॉल्यूम, है ना। अब हमने इक्विवेलेंट वॉल्यूम निकालने का फार्मूला कोई बताए थे? वीएम अपान एन फैक्टर बताए थे। ये सारे फार्मूले जरा यहां लिख लो, लिख लो। हाँ लिखो, ये वाले फार्मूले लिख लो। अब इसी पे एक सवाल लिखो, लिखो बेटा, लिखो सवाल लिखो। लिखो ड्यू टू इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, क्वेश्चन लिखो इसी के नीचे। लिखो बेटा, ड्यू टू इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर
33.6 ग्राम 33.6 लीटर 33.6 लीटर O2 is produced at STP फुल स्टॉप। कैलकुलेट, लिखो बेटा, फुल स्टॉप करके लिखो, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ H2 प्रोड्यूस्ड, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ H2 प्रोड्यूस्ड एट STP also find charge used for electrolysis, also find charge used for electrolysis। अच्छा, ये सवाल लगेगा कहां से, पहले तो ये देख लो। अच्छा बताओ, किसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराए हो? वाटर की। तो इलेक्ट्रोलिसिस कहां होती है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर। ये अपना क्या है? एनोड। और ये कैसा है? पॉजिटिव। ये अपना है कैथोड जो कि है नेगेटिव। और यहां हमने क्या भर दिया है इस बार? वाटर भर दिया है। अब जैसे हम यहां से इसको डीसी सोर्स से जोड़ेंगे, क्यों बेटा? यहां पे डीसी सोर्स होगा, इससे जब हम इसको जोड़ेंगे तो इसमें करंट आएगी कि नहीं? अब ये पानी क्या होगा? अपने आयनों में टूट जाएगा, है ना? कैसे टूटेगा? H प्लस और प्लस OH माइनस, इसमें टूटेगा ना? अब बताओ कौन किधर भागेगा? OH के किधर भागेगा? OH भागेगा एनोड की तरफ और H प्लस भागेगा कैथोड की तरफ। इतना समझ में आ गया? अब हम क्या करें? हम एट एनोड पे क्या हो रहा है ये देख लें। यहां क्या होता है? लियो। एनोड पे क्या होता है? लियो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना? अच्छा, यहां पे होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गया कौन? OH माइनस, गया ना? अब क्या करो, इससे तुम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करा दो। लॉस का मतलब माइनस और गेन का मतलब प्लस, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कराओगे। तो यहां इसको 2 लिख लो और यहां भी 2 लिख लो। एक OH से 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करा रहे थे, 2 से 2 का करा देंगे, कोई फर्क तो है नहीं। अच्छा एक बात बताओ, यहां कितने O है? 2। कितने हाइड्रोजन है? 2। तो यहां 1 मोल बनेगा फिर से वाटर मॉलिक्यूल और प्लस यहां हाफ मोल बनेगा O2। क्लियर है? है ना? अभी आपको फ्यूल सेल पढ़ाएंगे। जो लोग स्पेस में जाते हैं वो फ्यूल सेल का इस्तेमाल करते हैं। उससे क्या होता है? एनर्जी भी मिलती है ना? और कंज्यूम भी नहीं होता। देखो वही वाटर फिर से तैयार हो गया। क्लियर है? अच्छा बताओ, एट कैथोड, है ना? कैथोड पे क्या हो रहा है? यहां होगा जर, तभी तो होगा लियो जर, लियो और जर। यहां होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा बताओ, कैथोड पे गया कौन? बताओ बेटा। H प्लस। H प्लस के 2 मोल ले लो और यहां क्या करा दो? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करा दो। गेन का मतलब प्लस, लॉस का मतलब माइनस। अच्छा तो यहां क्या बना? H2 बना या नहीं? तो बताओ H2 गैस कहां मिली? कैथोड पे। और O2 गैस कहां मिली? एनोड पे। अब तुम सोचो जरा कि जब हम 1 मोल लेते हैं क्या? वाटर, है ना? तो वो आधा मोल क्या प्रोड्यूस कर रही है? O2। और 1 मोल क्या प्रोड्यूस कर रहा है? H2। हमने सवाल का आधा आइडिया आपको दे दिया है। क्लियर है? इसका मतलब अच्छा सवाल में कुछ तो लगाओ। इतनी इलेक्ट्रोलिसिस लिखो। 6.8 67 पॉइंट समथिंग। हाँ वेरी गुड, ये सही है। अब तुम एक बात बताओ, यदि आपसे कहा जाए वॉल्यूम ऑफ H2 और वॉल्यूम ऑफ O2 कितना कितना प्रोड्यूस हुआ है? बताओ वॉल्यूम, अरे कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस हुआ है? अच्छा एक बात बताओ, अच्छा ये हमने वॉल्यूम कह दिया, जब हमारी रिएक्शन बैलेंस हो
है ना? तो क्या हम मोल को वॉल्यूम नहीं मान लेंगे? ये आप थोड़ा सा पीछे जाओ, मुड़ के देखो, हम लोग यही तो कर रहे थे लिमिटिंग रिएजेंट में। हाँ या ना? कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? अच्छा, वॉल्यूम ऑफ H2 और वॉल्यूम ऑफ O2। अच्छा, तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं? मोल ऑफ H2 अपान मोल ऑफ O2। नहीं लिख सकते हैं? आप जरा ध्यान से समझो, मोल ऑफ H2 कितना है? 1, और मोल ऑफ O2 कितना है? 1/2। 2 चला गया ऊपर, तो वॉल्यूम ऑफ H2, है ना, अपान वॉल्यूम ऑफ O2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2/1। बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं? 2/1। अच्छा, अब तो सवाल लगा लो। अब हमने जो मेन बात थी वहां तक पहुंचा दिया, सीधे फार्मूला है, लिखो। फार्मूला बस वही है, V/VE वाला। अरे तो सवाल और आसान हो गया। पूछो कैसे? वॉल्यूम ऑफ O2 हमको गिवन है ना? तो अब ये हमको गिवन है कितना? 33.6। तो वॉल्यूम ऑफ H2 तो यूं ही निकल आया, सवाल ही नहीं लगाना पड़ा, सवाल ही नहीं लगाना पड़ा, आगे जाना ही नहीं पड़ा। ले 33.6। अच्छा, कितने लोग यही लिखे हैं जो ये बोल रहे हैं? 2 लोग। इग्नोर इट, है ना? हाँ, ये लिखा था, है ना? 33.6, है ना भैया? वॉल्यूम ऑफ H2 तो यूं ही आ गया बिना सवाल लगाए ही, मतलब बिना फार्मूले के इस्तेमाल के ही, है ना? अदा कर लेंगे हम। अच्छा, ये सवाल बढ़िया था। अच्छा, इस सवाल में जानते हो आपसे बेसिकली पूछा क्या था उसने? इलेक्ट्रोलिसिस कराना पूछा था। क्लियर है? अच्छा, आप जरा ध्यान से देखो, अब हमने यहां क्या रखा? वॉल्यूम ऑफ H2 निकालना है, तो क्या कर देंगे? 2 इंटू 33.6। तो वॉल्यूम ऑफ H2 कितना हो जाएगा बताओ बेटा? 67.2 लीटर। आंसर आ गया, एक आंसर आ गया। अब आपसे दूसरा आंसर पूछा है, कितना चार्ज इस्तेमाल हुआ है? कितना चार्ज इस्तेमाल हुआ है? अब अगला फार्मूला लगाओ। अच्छा देखो बच्चों को, यहां पे आपको थोड़ा सा बेटा समझना है, यहां पे थोड़ा समझना है ना? हमने वॉल्यूम मोल को बराबर किया है। क्लियर है? यहां पे सवाल को समझना है। वो समझ में आई बात? अच्छा, ऐसा ही हम लोग कहाँ और पढ़ा करते थे? कहाँ पे? हम लोग किसी का लॉ पढ़े थे। हाँ हाँ, हाँ हाँ बताओ। वेरी गुड। आवोगाड्रो लॉ नहीं पढ़े थे? पढ़े थे। वहां एन वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, हाँ या ना? हाँ, जब टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो? कांस्टेंट, है ना? तो हमने ले लिया स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर STP। लिया कि नहीं लिया? हमने यहां जब शब्द स्टैंडर्ड आ जाए तो इसका मतलब क्या है? उसकी वैल्यूज हमने फिक्स कर रखी, दैट इज स्टैंडर्ड। क्लियर है? तो बताओ, ये इतना हमने जुगाड़ कहां से चुराया? कहां से? आर्हीनियस से। कहां से? आर्हीनियस से। क्या भूल गए हो क्या तुम लोग? एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Na। हमने आपको बोला था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बट नंबर ऑफ आयन एटम्स ये अलग हो सकते हैं। लेकिन इतना तो फिक्स है ना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये सवाल समझ में आया? तो अच्छा एक बात बताओ, अच्छा ये अवोगाड्रो लॉ आया, समझ आया ना? अब आपसे पूछा है कि कितना चार्ज इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, तो हमने V/V फार्मूला लगा दें और Q/F लगा दे फार्मूला। चाहे ये फार्मूला हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में लगा लो,
चाहे ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में लगा लो। अच्छा हम चलो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में लगा लें। ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना दे रखा है? 33.6 लीटर। अच्छा ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वॉल्यूम क्या होता है बताओ? मोलर वॉल्यूम बाई एन फैक्टर। मोलर वॉल्यूम कितना है? 22.4 लीटर अपान एन फैक्टर होता है 4। O2 एक ऑक्सीजन में -2 तो 2 पे 4, तो ये आ गया 5.6। आ गया सवाल। 33.6 अपान 5.6 इक्वल टू Q बाई एफ। ये देखो पॉइंट उड़ा दिए, इसको उड़ाओ 6, है ना? 6 आया, 6 इक्वल टू Q बाई एफ। तो Q बराबर क्या हो गया? 6F। और यदि आंसर 6F के रूप में ना दिया हो तो F का वैल्यू रख दो 96500, तो कूलाम में आंसर आ जाना है। तो चार्ज भी मालूम पड़ गया। क्लियर हुआ? एक बार सवाल जरा पढ़ के देखो, देखो कहीं समझ में तो नहीं आया। देखो हाँ हाँ, पहले देखो, पहले क्या क्या पूछा है, तुम्हें समझ आया कि नहीं आया? एसटीपी बोल दिया था ना, इसका मतलब हमने, एसटीपी फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका मतलब हमने दोनों फिक्स करके चले हैं, और टेम्परेचर और प्रेशर को यदि हमने फिक्स कर लिया तो कौन से लॉ की बात कर सकते हैं? अवोगाड्रो लॉ। अवोगाड्रो लॉ में क्या कहा गया था कि यदि टेम्परेचर और प्रेशर किन्हीं दो गैसों का क्या है? फिक्स है, और गलती से उनके वॉल्यूम फिक्स हो जाए, है ना, नंबर ऑफ मोल फिक्स हो जाए, तो उनका वॉल्यूम भी फिक्स हो जाएगा। अरे जब दोनों डायरेक्टली ही प्रोपोर्शनल है, एक को फिक्स करके दूसरे के बराबर कर दो ना। यही तो था अवोगाड्रो लॉ। हमने वही वाला अवोगाड्रो लॉ वहां पे लगा लिया, वॉल्यूम को मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर लिया। अच्छा मोल हमने कहा निकाली है? इलेक्ट्रोलिसिस करा के। क्लियर है? अब आज के बाद याद रखना, है ना, कि हम जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो आधा O2 मिलेगा और एक H2 मिलेगा। क्लियर है? आगे बढ़ो। अब इसी में अगली एक नई हेडिंग डालो, फर्स्ट लॉ के अंदर ही लिखो फैराडे फर्स्ट लॉ, व्हेन एफिशिएंसी इज गिवन। फैराडे फर्स्ट लॉ व्हेन एफिशिएंसी इज गिवन। फैराडे फर्स्ट लॉ व्हेन एफिशिएंसी इज गिवन। अगला देखो। अच्छा क्या हमने W बाई ई फार्मूला पढ़ा है? इक्वल टू Q बाई एफ। कुछ ना करो, राइट साइड आप नीटा से क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो, बस ये इफिशियंसी वाला फार्मूला बन गया। अच्छा V अपान VE पढ़े थे, इक्वल टू Q बाई एफ पढ़े थे, बस आप राइट साइड क्या करो? नीटा से मल्टीप्लाई कर दो, बस ये इफिशियंसी वाले फार्मूले बन गए। ठीक है? अब हाँ, ईटा पत्थर जो भी बोलो आप, है ना? हाँ। अच्छा इसी को आप फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या बोलते हो? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अरे वो एक स्टोक लॉ नहीं है, 6 पाई ईटा आरवी। चलो अच्छा टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला सुनाओ। 2/9 होता सबसे पहली बात। हाँ ठीक है, 2/9 होता है, सिग्मा माइनस यानी दो डेंसिटियों का डिफरेंस होता कि नहीं होता है? क्लियर है? तो चलो अच्छा एक सवाल और लिखो, इसी के नीचे सवाल लिखो। लिखो 9.65 एम्पियर करंट इज पास्ड। 9.65 एम्पियर करंट इज पास्ड in CuSO4 solution, in CuSO4 solution for 40,000 सेकेंड, 40,000 सेकेंड, full stop. If current efficiency is, if current efficiency is only 25%,
हाँ वेरी गुड। जब हम शुरुआत करें तो तुम पहले बात करो हैं। देखो 9.65 ग्राम, सॉरी 9.65 एम्पियर करंट इज पास्ड इन CuSO4 solution फॉर 40,000 सेकेंड, 40,000 सेकेंड, फुल स्टॉप। इफ करंट इफिशियंसी इज ओनली 25%, calculate mass of Cu produced, calculate mass of Cu produced at cathode, at cathode। सवाल बढ़िया है कि नहीं है? अच्छा देखो, बताओ बेटा हमने किसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराई है? CuSO4 की। अब हम सिल्वेल नहीं बना रहे हैं बार बार। अब कैसे टूटेगा? Cu प्लस प्लस में और प्लस SO4 माइनस माइनस में। ये किधर भगेगा? कैथोड साइड, क्योंकि ये पॉजिटिव है। और ये कहां भगेगा? एनोड। एनोड की हम बात करेंगे ही नहीं, क्योंकि कैथोड की ही बात उसने सवाल में कही है। कैथोड पे क्या आया? Cu। अच्छा बताओ कैथोड पे क्या होता है? जर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करा दो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Cu में। तो बताओ कैथोड पे कौन सी मेटल चिपकेगी जाके चारों तरफ? कॉपर मेटल चिपकेगी, चिपकेगी ना? अच्छा ये सारा प्रोग्राम चल कहां रहा है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर। लेकिन बार बार कहां तक सेल बनाए हम? क्लियर है? आप जरा ध्यान से समझो, ये वाला फार्मूला उठाओ। ये वाला फार्मूला क्या है? W/E इक्वल टू IT, क्यू को हमने IT लिख लिया, IT/F, और इनटू इफिशियंसी दिया तो यहां पे इफिशियंसी। अब हमसे पूछा क्या है? मास। मास मतलब क्या पूछा है? W पूछा है। अब हमको इक्विवेलेंट वेट कॉपर का मालूम कर लेना चाहिए। तो ये क्या होगा? एटॉमिक वेट अपॉन एन फैक्टर। क्यों बेटा? अच्छा बताओ इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 63.5, 63.5। और कॉपर के ऊपर कितना प्लस का चार्ज था? 2, वही इसका एन फैक्टर। तो यह कितना हो जाएगा? 31.75, 31.7 ही मान लो। इतना आपका इक्विवेलेंट वेट आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? बताओ। पहले ये देखो सवाल को पहले तसल्ली से समझो, आया कि नहीं इतना समझ में? आया? देखो ये हमको क्या करना है? ये हमें निकालना है। ये हमको गिवन, ये हमको गिवन, ये हमको पहले से पता है, ये हमको गिवन, और ये हम निकालें, है कि नहीं? तो सब कुछ तो पता है। क्लियर? हाँ तो अब फार्मूला बताओ क्या हो गया? W इक्वल टू क्या फार्मूला होगा बताओ बेटा? I इंटू टी अपान एफ इंटू नीटा और इंटू ये इक्विवेलेंट वेट कितना है? हाँ अब इस फार्मूले में सब सजाओ। करंट कितना? 9.65 इंटू टाइम कितना? 40,000, और इंटू ये कितना है? 25%। परसेंट हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर लो। इंटू ये कितना दिया है? 31.7। क्लियर? और इन सबको डिवाइड कितने से कर दो? 96500। क्या भैया? उड़ाओ, ये उड़े, ये उड़े। क्लियर है? अब इसके लिए 2 जीरो नीचे बढ़ा लो, और इसका 1, 3 जीरो बढ़ा लो यहां से। ये हट गया, ये हट गया, ये उड़ गया। ठीक है? तो ये हो जाएगा 4 और इंटू 25 अपान 1000 और इंटू, है ना? आप बताओ आंसर। अरे जितना भी आए, 3.175 ग्राम। देखो सबका आंसर आना चाहिए, हमारे पास आंसर है। आंसर सब लोग निकालो। हमारे पास आंसर नहीं है। सही से लगाओ, कितना है? अरे जोड़ घटा लो। हाँ ठीक, जीरो ज्यादा हो गया। 31 पॉइंट, चलो निकाल लो इसको। अब जोड़ घटाना गुणा भाग तो कर ही लिया करो। ठीक है आ गया? तो ऐसे भी सवाल लगा लोगे। चलो आगे बढ़ो।
नोट लिखो, नोट, NOTE, नोट लिखो, नोट, नोट लिखो, लिखो, नोट में लिखो टू इंपॉर्टेंट इक्विवेलेंट वेट। दो इंपॉर्टेंट इक्विवेलेंट वेट हम आपको लिखाने जा रहे हैं। अच्छा बताओ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ वाटर कितना होगा? इक्विवेलेंट वेट, हाँ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ वाटर 18। यस। 18 बाई, 18 बाई, अरे प्रभु, ऐसे कैसे काम बनेगा? तो पहले लिखो नंबर 1, लिखो नंबर 1, नोट में लिखो इक्विवेलेंट वेट ऑफ वाटर H2O, और ब्रैकेट में लिख लो उसी जो लाइन लिखा इक्विवेलेंट वेट ऑफ वाटर, उसी के नीचे ब्रैकेट में लिखो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है, आगे क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? 18/2, दैट इज 9। कितना होगा? अरे 18/2, क्या होगा? 9। चलो आगे लिखो नंबर 2, नंबर 2 लिखो इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रोबेंजीन। लिखो बेटा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रोबेंजीन, equivalent weight of nitrobenzene when it is converted into aniline, when it is converted into aniline, when it is converted into aniline। देखो भैया, ये है आपकी नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन की जब रिएक्शन हम करा दें, रिडक्शन किसके साथ? किसी मेटल और एसिड के साथ, ये मेटल और ये एसिड, तो ये कन्वर्ट किस में हो जाता है? एनिलीन, यानी NO2 किस में कन्वर्ट होगा? NH2 में। इस समय जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो होता है मॉलिक्यूलर वेट बाई 6। लिखो कितना होगा? मॉलिक्यूलर वेट बाई 6। इसको रट लेना, ठीक है? लिखो, लिखो, लिखो बेटा। और मॉलिक्यूलर वेट इसका होता है 123, 123/6। मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? 123/6। इसको याद रखना। अब इसको नोट में करके लिखा है तो कुछ तो खास है। क्लियर है? अब दूसरी हेडिंग डालो, फैराडे का दूसरा लॉ, फैराडे सेकेंड लॉ। लिखो फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ये दूसरा लॉ है। पहली हेडिंग नंबर 1 पढ़ी थी, इसको क्या कर लेना? नंबर 2 हेडिंग, फैराडे की 2 लॉ हैं, ये दूसरा वाला पढ़ रहे हो। लिखो, इसके नीचे लिखो इट इज बेस्ड ऑन, it is based on law of gram equivalent, it is based on law of gram equivalent। कौन से लॉ पे आधारित है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, है ना? अब नीचे लिखो दूसरी लाइन से, लिखो व्हेन सेम अमाउंट, लिखो व्हेन सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, when same amount of charge
is passed in different electrolytic cell, passed in different electrolytic cell, कॉमा करके लिखो, मास डिपॉजिटेड, कॉमा करके लिखो, मास डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, मास डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, at respective electrode will have same ratio of will have same ratio of नहीं, same ratio as their equivalent weight, that is at each electrode, gram equivalent will be same, gram equivalent will be same, gram equivalent will be same. ठीक है, अब हम आपको देखो इसका मतलब क्या है, यदि हर सेल को हम इक्वल चार्ज दें, जैसे पहले सेल को चार्ज दिया 1 कूलाम, दूसरे को दिया 1 कूलाम और तीसरे को दिया 1 कूलाम, तो जितना चार्ज दोगे उसी रेशियो में तो या तो मास डिपॉजिट होगा और या तो मास लिबरेट होगा. समझ में आ रहा है? जैसे मान लो कोई आदमी है, उसको 1 रोटी खिला के काम करवा रहे हो तो उतना काम करेगा, 2 रोटी खिलवा करा रहे हो काम तो कुछ ज्यादा करेगा. तो जिस हिसाब का चार्ज दोगे उस हिसाब का मास या तो लिबरेट होगा और या तो डिपॉजिट होगा. अब जरा लाइन को पढ़ो जरा. अब हम यहां पे कई सेल बनाने जा रहे हैं. छोटे छोटे सेल बनाए. पहले हम ये सेल बना लें, 3 सेल बना लें. 3 सेल बना लिए और सब में क्या करो, एक एनोड और एक कैथोड डाल दो. एक ये एनोड हो गया और एक ये कैथोड हो गया. फिर इस सेल में भी एक एनोड बना लो और एक बेटा कैथोड बना लो. फिर इसमें भी एक एनोड बना लो और एक कैथोड बना लो. अच्छा, अब हम क्या करें, अब इनमें कनेक्शन करें. कनेक्शन समझ रहे हो ना? हाँ. अच्छा, क्या करें, इसको हम किसी वायर से इससे जोड़ दें और इसको हम किसी वायर से इसको जोड़ दें. अब एक वायर यहां निकाल दें और एक यहां निकाल दें. आए ना? अब देखो क्या हमने किया. अब देखो ये क्या है, ये आपका एनोड है, ये कैथोड है, फिर ये एनोड है, फिर ये कैथोड है, फिर ये एनोड है, फिर ये कैथोड है. तो हमने क्या किया, इसका कैथोड एनोड जोड़ दिया. तो इसका कैथोड खाली बचा और इसका एनोड, इनको फिर आपस में जोड़ दें. सर्किट कंप्लीट है ना? बनाओ इसको. अरे बना लो इसको. फिर यहां हम कोई सोर्स लगा दें. लो यहां चाबी वाबी लगा लो, कीवी लगा लो, लो ऐसे, है ना? अच्छा, एक जरा ध्यान से देखो, हमने एक खास बात बनाई, वो तुम लोग समझ पाए? हमने देखो इधर वाली प्लेट बड़ी बनाई और इधर वाली हमने छोटी बनाई, क्योंकि इधर है कैथोड, कैथोड होता है निगेटिव और एनोड कैसा होता है पॉजिटिव, इसलिए ऐसे बनाया. यूं ही नहीं बना दिया. क्लियर है? तो प्लस वाली प्लेट कैसी होती है, बड़ी, और माइनस वाली छोटी. पहले वाले सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरो, एक्वस CuSO4, एक्वस CuSO4. इसके अंदर भर लो क्या, एक्वस CuSO4.
इसके अंदर भरो एक्वस AgNO3 और इसके अंदर भरो एक्वस H2SO4। ये देखो यह भरा है। तो एक ही कलर चल रहे हैं, ये दिख रहा है। ठीक है, ये हमने 3 आपके पास सेल बना के उन्हें जोड़ दिया और सबके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भर दिया। अच्छा, अब एक बात बताओ, तुम लोग इतना तो जान ही गए हो, हमने बोला था जिस एनायन के पास ऑक्सीजन हो पक्का है वो O2 लिबरेट करेगा, ये बोला था। अच्छा बताओ, ये किस में टूटेगा? Cu प्लस प्लस और प्लस SO4 माइनस माइनस, ये किधर भगेगा बताओ बेटा? कैथोड साइड। और ये कहां भगेगा? एनोड साइड। अच्छा बताओ, एनोड पे क्या मिलने वाली है? O2 गैस। देखो बेटा, इसके पास ऑक्सीजन है, अब जुगाड़ तो सिखा दिया, क्लियर है। अब देखो यहां क्या मिलेगा? कॉपर Cu, क्योंकि यहां हमने क्या किया होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पूरा लिखें क्या बार बार? अरे यहां गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ होगा कि नहीं? जर। और यहां क्या होगा? लियो, है ना? हुआ कि नहीं? है कि नहीं? तो बताओ, यहां पे एनोड पे कौन सी गैस यहां मिल रही है? O2, है ना? और यहां क्या डिपॉजिट हो रहा है? Cu, मतलब इसके चारों तरफ डिपॉजिट हो रहा है ना? ऐसे 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 डिपॉजिट हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। ठीक, अब चलो ऐसा ही इसके साथ कुछ जुगाड़ बना लो। देखो क्या हो जाएगा, किसमें टूटेगा? Ag प्लस और प्लस NO3 माइनस, ये किधर भगेगा? एनोड साइड। एनोड में यहां कौन सी गैस मिल जानी है? O2। अरे अब तो समझ जाओ ना। हाँ, Ag क्या मिलेगा? Ag किधर भगेगा? कैथोड साइड। कहां भगेगा? कैथोड साइड। और कैथोड में ये क्या मिलेगा? Ag। तो यहां बताओ क्या चिपका हुआ मिलेगा? Ag। और यहां से क्या निकलेगा? O2। समझ में आ रहा? अच्छा, अब यहां H2SO4 को तोड़ लो, तो 2H प्लस और प्लस SO4 माइनस माइनस, ये किधर भगेगा बताओ बेटा? कैथोड साइड। कैथोड पे कौन सी गैस मिलेगी? H2 गैस। अच्छा, एनोड साइड ये भगेगा, एनोड पे क्या मिलने वाली है? O2 गैस। तो यहां अब क्या मिली है? H2, है ना? एनोड पे क्या मिली है? O2। और कैथोड पे क्या मिली है? H2। पूरा देखो सेल समझ में आ गया, क्लियर है? अब तुम लोग इसको सजा लो, तब तक हम 10 रुपए अदा कर लें। अच्छा, हमने आपको एक सवाल लिखाया, यदि आप इक्वल चार्ज दोगे हर सेल को तो उसमें इक्वल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा। देखो ये लाइन लिखवाई है, इसका मतलब क्या है? इनके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इनके बराबर होंगे, इनके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इनके बराबर होंगे। क्लियर है? अब देखो, ये हमने रखा है, ये अपना कौन है? ये सेल नंबर 1 है, ये सेल नंबर 2 है, और इसको हमने मान लिया कि ये सेल नंबर 3 है। अब हम बात करें यदि सेल 1 एंड 2, किसकी बात कर रहे हैं? सेल 1 और 2। तो अच्छा बताओ, सेल 1 में क्या डिपॉजिट हो रहा है? क्या? कॉपर। तो इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Cu बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Ag। बताओ बराबर होगा कि नहीं? हाँ या ना? बराबर होगा, ये तो हमने डेफिनेशन लिखा है, बस उसी के हिसाब से सवाल लगवा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि तुम ऊपर वाला सब बन गया है ना?
ये ना बन गया हो तो फिर अभी ये बना लो पहले, फिर हम चले फिर आगे। इसको बना लो। हम्म। अरे अभी टॉपअप है ये, सही नहीं? अभी टॉपअप रिचार्ज अभी काम कर रहा है। तो ये कहानी समझ आ गई। अच्छा, अब इसके ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? वेट अपान इक्विवेलेंट वेट किसके? कॉपर का। बराबर क्या लिखोगे? W/E किसका? Ag का। बताओ। अब सवाल चाहे जैसा दे तुम सवाल लगा डालोगे। मान लो इसका मास दे दिया, इसका इक्विवेलेंट वेट दे दिया, इसका इक्विवेलेंट दे दिया, इसका मास पूछ लिया, है ना? अब ऐसा नहीं है, अब इसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आप इसके बराबर कर सकते हो, इसके बराबर कर सकते हो, यानी किसी के ग्राम इक्विवेलेंट आप किसी के बराबर कर सकते हो। हाँ, लेकिन क्या है? चार्ज इक्वल देना। पता ले किसी बैटरी को तुमने क्या दिया? अच्छा, यहां तो तुम चार्ज अलग दे भी नहीं पाओगे, क्योंकि सारे एक ही सर्किट से कनेक्ट हैं। यहां अच्छा, ये ऐसे क्यों कनेक्ट किया गया? क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर से हो, है ना? मान लो हमने इस बैटरी को इस कनेक्शन में, ये कौन सा कनेक्शन है? सीरीज। ये कौन सा कनेक्शन है? सीरीज। तो सीरीज में क्या सेम होता है? चार्ज, है ना? चार्ज सेम होता कि नहीं होता है? ना होता हो हटाएं। तो चार्ज सेम करने के लिए हमने इनको किस में जोड़ लिया? सीरीज में। ठीक है ना? अच्छा बताओ, पैरेलल में क्या सेम होता है? पोटेंशियल यानी वोल्टेज। इसीलिए घर की जो वायरिंग की जाती है किस में की जाती है? पैरेलल में, कि हर बल्ब या हर ट्यूबलाइट क्या करे? इक्वली वो ग्लो करे, है ना? पता लगे सीरीज में जलाए हो, पहला वाला चमक रहा, बाद वाला बल्ब, उसके जलने से यह प्रतीत हो रहा है कि हाँ वो भी जल रहा है। नहीं समझ रहे हो? इसका मतलब नहीं समझे? जैसे मान लो कोई बल्ब जल रहा हो, तुम टॉर्च लगा के देखो कि जल रहा है कि नहीं जल रहा है, ये वाली कंडीशन होगी सीरीज में आखिरी वाले बल्ब की। टॉर्च लगा के देखोगे जल रहा है कि नहीं जल रहा है, मतलब क्या? वोल्टेज बहुत ड्रॉप हो जाएगा उसका, तो ब्राइटनेस कम हो जाएगी। तुम सोचो यदि ये स्थिति आ जाए तो फिर क्या होगा? क्लियर है? अच्छा चलो आगे बढ़ा जाए। अब इसका एक हम तुम्हें जुगाड़ बताते हैं। अच्छा, इसको और क्या लिख सकते हो? क्या हम WCU अपान इक्विवेलेंट वेट ऑफ CU बराबर WAG अपान इक्विवेलेंट वेट ऑफ AG लिख सकते हो ना? अब इसका वेट इसके नीचे ले आओ, इसको यहां ले जाओ, तो क्या लिख सकते हो? WCU अपान WAG बराबर क्या होगा? ECU अपान EAG। हाँ या ना? ऐसे भी तो लिख सकते हो। तो अब तुम्हें एक बात मैं बता देता हूं, तुम कुछ ना लिखो, तुम्हें अब क्या बताने जा रहे हैं? जुगाड़। तुम फार्मूला लिखो वेज। स्पेलिंग ना सही करना, है ना? कुछ लोग स्पेलिंग सही करने लगते हैं, है ना? हाँ। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? देखो, जैसे जैसे देखो क्या है, ये सब आपस में बराबर होते हैं। कैसे? जैसे कॉपर एक एक सेल में हमने क्या लिखा? जैसे सेल 1 के अंदर क्या है? कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, और सेल 2 में मान लो Ag डिपॉजिट हो रहा है ना? तो तुम्हें मान लो ये सवाल लगाना है, तो तुम कुछ ना करो, WCU बराबर ECU होगा अपान WAG, और क्या हो जाएगा? EAG। सीधे फार्मूला लगा दो। क्लियर है? तो ये फार्मूला कौन है? वेज। अच्छा, मान लो W दे के Z का रिलेशन बताए, तो WCU इक्वल टू ZCU, और फिर नीचे जिसका W उसका Z। ज्यादा टेक्निकल तो नहीं हो गया? ठीक है ना? हाँ। पता लगे क्या है, पहले समझ में आ रहा था ये वजह से गड़बड़ाया है ना? हाँ।
अरे क्या क्या मतलब फर्जी। अरे तुम थोड़ा वो दूर बैठो। हाँ, ये हर जगह जानते हो, ये टेस्ट चार्ज हैं, क्यों नॉट, है ना। हाँ, तो ये जहां बैठते हैं अपना फील्ड क्रिएट कर लेते हैं। कौन सा? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चलाने के लिए इसको धक्काना पड़ेगा, है ना। इसको धक्का देना पड़ेगा। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सी यू इक्वल टू होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए जी। अब एक इसी बात पे एक सवाल हो जाए, है ना। सवाल लिखो। अच्छा, आप किसी सेल की तुलना किसी सेल से कर सकते हो? ऐसा नहीं हमने 1 2 कराया तुम 1 2 पे ही रह गए। अरे आपका मन करे, अच्छा चलो पहले इसमें एक ये हमको करके दिखाओ, अब तुम करके ये दिखाना। अब तुम एक काम करो, तुम आप सेल 1 और 3 को कंपेयर करो। सेल 1 एंड 3 इनको कंपेयर करो, इनके ग्राम इक्विवेलेंट कंपेयर करो। क्या लिखोगे? अच्छा बताओ, क्या लिखोगे? हाँ, तो अब लेकिन एक बात और ध्यान रखना, एनोड और कैथोड की अलग अलग तुलना करना। जब कैथोड की तुलना करना तो अगले के कैथोड से, एनोड की तुलना करना तो अगले के एनोड से, नहीं तो चीचा लेदर हो जाएगी। क्लियर है? अब देखो, अब बहुत ध्यान से देखो। जैसे जैसे इसके कैथोड पे क्या मिला था? पहले वाले पे कॉपर, और इसके कैथोड पे क्या मिला है? H2। तो अब कॉपर की तुलना H2 से होगी। समझ आया? अच्छा, अब आ जाओ यहां लगा लो सवाल। क्या लगाओगे? क्या लिखोगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Cu बराबर होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2। क्या लिख सकते हो? W/E Cu बराबर W/E H2। होगा कि नहीं होगा? सवाल खत्म। अब आप दूसरे का तीसरे से तुलना कर लो। मतलब जिस सेल का जिस सेल से चाहो आप तुलना कर सकते हो, बिकॉज हमने सारे सेलों को सीरीज में जोड़ा है, सब पे चार्ज इक्वल है।